रहे थे। एक हमारे एक बहुत फेमस रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं। हम्म। वो चेन्नई रहती हैं, वेलोर में रहती हैं। राइट। तो वो ऐसे ही मैं उनसे बात कर रहा था, वो श्री विद्या की भी उपासक हैं। हम्म। तो मैंने ऐसे उनसे बात कर रहा था कि बोले कि हम लोग चलिए, हम लोग थोड़ा, बिकॉज वो बहुत अच्छा एनर्जी स्कैन करती हैं। तो मैं कल उनको बोला कि आप, आपके घर में श्री यंत्र है? तो बोला हाँ श्री यंत्र है। तो बोला बोला आप उसकी एनर्जी ले लीजिए, मैं आपको कुछ भेजता हूँ, फिर हम लोग बैठ के इसका एनर्जी स्कैन करते हैं। ओके। और जब इसका एनर्जी स्कैन करना शुरू किए, तो बोली रमेश जी आपने क्या भेज दिया मेरे को? हम्म। मैंने बोला कि कुछ नहीं है, आप सिर्फ इसको स्कैन करो। बोला इसके अंदर में एक मंत्र लिखा है। मैं बोला उसको छोड़िए, पहले सिर्फ आप एनर्जी स्कैन करके मेरे को बोलिएगा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है और आपका understanding कितना मिलता जुलता है करके। तो बोली रमेश जी इसकी एनर्जी इतनी फिनोमिनल है, मेरा तो आई कांट इवन एक्सप्लेन। मैं बोला मैं तो ओ। आपको बोल रहा था कि इसकी जो एनर्जी है वो काफी है। जब मैं आपको लिखा था कि इसकी एनर्जी इस, वो बोलता है कि इनफाइनाइट डायमेंशंस में जा रही है, इसको इसको मैं अभी, मैं अगर हाथ रखती हूँ तो मेरा हाथ तो अभी कम पड़ जाएगा करके बोल रही थी मेरे को। गुड। मतलब बेसिकली सर देखिए ऐसा है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि श्री यंत्र में पावर है तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बात सारी की सारी ये है कि जो मेरा मूल श्री यंत्र किसी भी किताब में लिखा हुआ है, इवन तंत्र राज तंत्र के अंदर जो लिखा हुआ है, जिस प्रकार से लिखा हुआ है, उस प्रकार से वो ऊर्जा नहीं है। हम्म। एक से। मैं तो, जहाँ मेरा क्लिनिक पे मेरी वो है ना सीट है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, उसके हम्म। पीछे लगाना है मुझे। या पूजा रूम में भी लगा सकते हैं, जहाँ आप बैठ के ध्यान करते हो, जहाँ करते हो जो भी, वहां भी लगा सकते हो आप। हाँ, तो फिर ऐसा करूंगा मैं इसको। लेकिन ये उसने ही मुझे मैंने कहा। जब ये पूरा पार्ट स्टडी करा था तो मेरे गुरुजी ये कहते थे कि बेटा हमारे धर्म ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अक्षरशः बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। तो अब मैंने जब वो पूरा पार्ट देखा तो मुझे तो क्लियर कट निकल कर आया। मैंने गुरुजी ने तो ऐसा बोला था, ये कैसे गुरुजी हो गए जो गलत बात बोल गए। जैसे ही मैंने उसमें वो जो मुझे चीज पता चली वो चेंज करी, ऊर्जा उतनी बड़ी थी जितना बड़ा लिखा हुआ था। ओ। तो कहीं भी इस बात का फर्क नहीं था। सबसे बड़ी बात जो हमारे पूरे सिस्टम में जिनको पता ही नहीं है, अक्षर क्या होता है। मैंने भी अभी एकदम से बोल दिया अक्षरशः हम्म। सत्य लिखा हुआ है, बट अक्षर होता क्या है? अब किसी से ही पूछे, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो ये आपको अक्षर की डेफिनेशन बता दे। तो हमारे यहाँ से, और ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि एक अक्षर होता है और एक वो होता है, शर होता है। बट बेसिक चैलेंज जो है वो ये है कि वो डेफिनेशन जो हमारे को चीजों से कनेक्ट करती है वो हमें नहीं पता। मैंने हम्म। तो क्योंकि जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, एक सीन देखा था आपको। मैंने जब क्वेश्चन करा तो मैंने पहली चीज जो क्वेश्चन करी थी वो थी कि ये शर और अक्षर है क्या, व्हाट क्वालिफाइज। हम्म। हाँ, दरवाजे दोनों खोल लो। वो नंदनी लेटी हुई है। सॉरी, वो हमारे यहाँ मेट सुबह आती है अर्ली मॉर्निंग, तो लेट हो गया आज। तो शर और अक्षर करके श्रीमद् भगवत गीता में दो का डोमेन आया है। हम्म। एक वो है
जो जिसका शरण हो जाता है, और एक वो है जिसका शरण नहीं होता। तो जब मैंने ये दो पार्ट को आइडेंटिफाई करा कि भाई ये है क्या चीज, तो मुझे कहीं कोई सोर्स ही नहीं मिला जो इस बात को वैलिडेट करता हो। अक्षर को वर्ण बोला गया, बट अक्षर वर्ण नहीं होते। मंत्र में एक अक्षर के मंत्र, दो अक्षर के मंत्र, तीन अक्षर के मंत्र, नौ, 3 से 9 के, 10 अक्षर से 20 अक्षर के, 3 से 9 अक्षर के, इनको बीज मंत्र कहते हैं, इसको पिंड, इसको कर्तरी, और 20 प्लस को माला मंत्र। प्लस ये है क्या, लेकिन ये वर्ण नहीं है, ये अक्षर लिखे हैं यहाँ पर। एक अक्षर के मंत्र को पिंड मंत्र कहते हैं। अक्षर क्या है लेकिन ये नहीं पता। तो जब मैंने अक्षर को ढूंढना शुरू करा, तो मुझे जो है, मैं तो सीधा सीधा शाह और रा को जोड़ के श्री कर दिया था इसका। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया। और श्री जो जब आप लिखते हो ना, इसका अर्थ होता है श्रीम और क्रीम, और हम्म। कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको। षटकोण के शाह का जो वो था, तो मैंने हम्म। ये वाला सिद्धांत लगाया, फिर ये नहीं निकला। फिर पता नहीं कितने टाइम बाद जाके जब मैंने ये लगाया, तब ऐसे करके श्रीम बनाया जब मैंने, तब मुझे पता चला कि ये शाह और शाह का जो कॉम्बिनेशन था, ये बेसिकली क्या है कि ये हमारे शरीर में प्राण उत्पत्ति का रहस्य है, ये इन दोनों के बीच में रहा। तो जो विशेषता और विशेष उत्पत्ति का कारक हो, और जो उसको धारण करने वाली आत्मा जो हो, हम्म। यानी जैसे मैं शिव और शक्ति का एक कॉम्बिनेशन कहता हूं, तो जब शिव और शक्ति कंबाइंड होते हैं, उसके बाद जो चीज जागृत होती है वो परपीचुअल होती है। वो परपीचुअल चीज क्या होती है? वो शिव और शक्ति के समान रा इज नवरस। नवरस से ये शरीर बना है। नवरस जो टर्म है प्राइमरली इमोशंस की, 9 इमोशंस के बारे में है। व्हाट जनरेट्स एन इमोशन इज अक्षर, व्हाट डज नॉट जनरेट एन इमोशन इज शर। हम्म। तो अब कोई चीज अगर टेक्सचुअली लिखी नहीं गई, तो वो एक समस्या हो जाती है कि आप उसको अगर उसकी परिभाषा नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना हम्म। कहीं आपको उसका चैलेंज आएगा। पहली चीज जो मैंने आइडेंटिफाई करी वो ये कि जब हम लिखते हैं कि ये श्री विद्या है, इसका अर्थ क्या है? मैंने, एक लेडी मेरे को मिली, उन्होंने बोला मैंने जो है वो यूएस से श्री विद्या में पीएचडी करी है। अब मैं संस्कृत के फोरम में मिला था उनको, मैंने कहा मैडम आप अमेरिका में जाके पीएचडी तो करा है, पर आपको ये नहीं पता कि श्री विद्या में श्री है भी या नहीं है। एंड शी वॉज अ मिडिल एजेड लेडी, ऑलमोस्ट 60 प्लस, 60-65 की रेंज में थी। शी फेल्ट सो ऑफेंडेड। मैंने कहा अगर आप मुझे कहती कि मैं बनारस में जाकर जो है श्री विद्या पे रिसर्च करके आई, तो मैं 1% को मान भी लेता कि आप कुछ करके आई। बट आप कह रही हो कि मैं अमेरिका से जाके श्री विद्या सीख कर आई, तो मुझे पता चल गया कि आपने क्या सीखा होगा वहां से। बनारस एकमात्र शहर है पूरे देश में हमारे जहां पर कैसे कैसे धुरंधर बैठे हुए हैं, किस मठ में, और मतलब कौन सा काम कर रहे हैं आप उनको देखकर जान नहीं सकते। कोई हम्म। झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, और जब आप उस पे सब्जेक्ट पे उन लोगों से बात करना शुरू करते हैं, तो वो सबके सबसे बड़े वाले वो हैं। बनारस के मैंने बहुत डिफरेंट से इंसिडेंट्स आज तक सुने हैं कि वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, बनारस में कोई शिव की मर्जी के बिना रह ही नहीं सकता। जबकि आप पूरे बनारस में घूमते रहिए, सब जगह वो पान थूकते हुए लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन किसके पास इंटरनली कितनी नॉलेज है उसका कोई और छोर नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ श्री विद्या क्यों टर्म यूज हुआ, श्री यंत्र क्यों टर्म यूज हुआ। तो अब अगर किसी को श्री नहीं पता तो वो उस बात को कैसे वैलिडेट कर पाएगा कि दो चीजों में कॉमन क्या चीज एलिमेंट है। ये जो हमारे पीछे श्री यंत्र लग रहा है, इसके अंदर प्रत्येक जगह प्रत्येक अक्षर के अंदर ये श और क्ष का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। और सेंट्रल बिंदु में जो मंत्र है वो दिखाई नहीं देता डॉक्टर साहब, एक्चुअली सर वो आपने। मतलब वो उसका जूम बनाते बनाते भी मैं थक गया, मतलब 4K में जाने के बाद भी वो इतना छोटा हो गया कि उसमें अल्फाबेट नहीं। बट मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ, एक सेकंड। मैंने पूरे प्रोसेस में क्या करा, I'll show you। श्री यंत्र में कितने ट्राइंगल हैं? 43 ट्रायंगल्स है। जी। 43। तो मैंने श्री यंत्र में जो अल्फाबेट्स लिखने शुरू करे, वो मैंने उस अल्फाबेट का उस श्री यंत्र के अंदर जो श और क्ष का कॉम्बिनेशन था उसको इन्वोक करके लिखा। हम्म। प्रत्येक जगह जितने भी अल्फाबेट्स हैं, मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बताया कि बोले बेटा जब आप अपने शरीर के अंदर देखते हो तो आपके शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ी हैं। हम्म। तो वो प्राण की कोई डायमेंशन पे बोल रहे थे। और तो बोले ये इतनी जो नाड़ियां हैं, और ये नंबर इससे भी वैलिडेट हुआ था अतीत के दिग्दर्शन से भी। तो हम्म। जब वो उतनी नाड़ियां जो हैं वो नाड़ियों के गुच्छों को देखा गया, तो जो गुच्छे नाड़ियों के बने हुए थे उसमें अक्षर थे, जो अल्फाबेट्स थे वो थे। तो जैसे अ है तो एक किताब मैंने बोली थी, हिंदू धर्मकोश, हम्म। उसका पीडीएफ भी मैंने शेयर करा था अगर ध्यान हो आपको। पहले क्लास के पहले शेयर किया था आपने। हाँ जी। सो हिंदू धर्मकोश जो पुस्तक है उसमें जब आप अ का पहला अल्फाबेट खोलते हैं उस कोश में, तो वहां पे अ जो है उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अ दिखता कैसे है, अ पंचकोण में है, उसके अंदर ये वाली ऑरा है। उसका जो शेप और अप्रोच दे रखा था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेरे गुरुजी बोलते थे कि ये प्रक्रिया जो है इस तरह की बनी हुई है। तो फिर मैंने क्या करा, इसके जितने भी वो थे अल्फाबेट्स जो थे, जो श्री यंत्र के जो उसमें आ रहे थे, तो ह य व र ल, तो कोर सेंटर में मैंने ये वाले वो लिए अल्फाबेट्स, और उसके बाहर जो लिए उसमें श है, स है, अठावले वाला ल है, 5 और 3 8, 8 के बाद 25, 25 और 5 30 और 3 33, और बाकी जो है ये वाले, जो ये 16 जो है ये लिखे हुए थे। इसमें 16 में भी सारे नहीं आते हैं, तो जो उसके अंदर आते हैं उनको उसमें लिया गया। तो ये इसको डालने के बाद इसकी एनर्जी ऐसी हुई। दूसरा, इसके जो कॉर्नर्स हैं, हम्म। अब वो जो पार्ट मैंने नहीं डाला, मैंने उसको थोड़ा सा अपने इजी अप्रोच के तौर पे ले लिया। जो हमारे 16 बीज मंत्र जो बनते हैं, जो षोडशी
महाविद्या वाले जो 16 बीज मंत्र मैंने आइडेंटिफाई करे, वो मैंने जो ये इसके 8 जो कॉर्नर्स हैं, उन हम्म 8 कॉर्नर्स में वो 16 के 16 बीज मंत्र डाल दिए। हम्म इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ईस्ट वाला जो कॉर्नर है उसमें त्वक्षरी बीज मंत्र आता है, वेस्ट में लक्ष्मी बीज मंत्र आता है, आपका साउथ में सत्य बीज मंत्र आता है, वेस्ट में क्या कह रहा हूं मैं, त्वश्री लक्ष्मी सत्य शौ। ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, ये 4 हम्म डायरेक्शन के हो गए। फिर हम्म इनके बीच बीच के जो हैं वो दो दो के हिसाब से, हम्म फिर वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट वो आए, तो फिर हम्म वो लिखने होते हैं। तो 4 और 4 8। फिर उसके बाद इनके 3 3 के कॉम्बिनेशन है। तो तोश्री लक्ष्मी सत्यई, लक्ष्मी सत्यई शौ, सत्यई शौ, तोश्री, तो शौ, तोश्री लक्ष्मी, इस प्रकार से इनका। आपका वीडियो बंद हो गया सर। मेरा वीडियो बंद हो गया। तो इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर में वो बीज मंत्र लिखने की प्रक्रिया जो है वो तंत्राज तंत्र में लिखी हुई है। सो जो प्रक्रिया तंत्राज तंत्र में लिखी हुई है वो ठीक है, प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्रिया में जो उन्होंने एजम्पशन के बाद उसको लिखा वो गलत लिखा हुआ है। हम्म तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ और जब मैं इस तरीके के अल्फाबेट्स और ये वाले बीज मंत्र जब मैंने सब जगह डाल दिए, जो उसके 16 पेटल वाला जो कमल बना उसमें मैंने वो 16 पेटल, ये वाले 16 बीज मंत्र डाले, आ से लक्ष्मी त्वमश्री तमसी। आ से आहा तक तो वो 16 पेटल में चले गए ना वो तो। नहीं, मैंने आ से आहा को 16 पेटल में नहीं डाला। वो तो हाँ जो आ से आहा तो मैंने उसको उसके ट्रायंगल्स में डाला। अच्छा, 16 पेटल में मैंने ये 16 बीज मंत्र षोडशी के लिखे। थोड़े डाल दिया। अच्छा अच्छा, नित्य कलश हो गया, 16 नित्य हाँ। कलश भी हो। और श्रीम के जो 16 वो बनते हैं, ये क्षर अक्षरा श्री श्री श्रु श्रु, हम्म इनकी कॉम्बिनेशन वो 8 पेटल वाले उसमें डाले। हम्म ट्रायंगल के अंदर ये मैंने ये वाले अल्फाबेट्स लिखे, और उसका जो ये जो बीज मंत्र के जो क्रिएशन का था पार्ट वो लिखा। मेनली हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट मैटर में, जैसे हमारे ज्ञ, त्र, श, अब हमारे यहाँ जैसे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन क्या करा था जब मैं अपने यहाँ अंकल के पास पढ़ने जाता था, मैंने कहा अंकल हमारे यहाँ जो है शत्रज्ञ लिखा हुआ है हर जगह, हम्म इसका बेसिस क्या है? अब श अगर आप देखते हो तो श जो है वो क और श का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। त्रा जो है वो त और रा का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। ज्या जो है वो ज और या का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। आई सेड कि ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी हम्म बात, अब ज और या जो है वो नहीं बनता था मेरे हिसाब से, ग और या बनता था। और ये श तो बनता ही नहीं था, क और श करके। हम्म तो आई सेड अगर मैं ये मान भी लूं कि जो आपके संस्कृत के तौर पर है, तो भी ये ऑर्डर का बेसिस क्या है? आपने क ख ग घ हाया वर ल श श स लिखा, अठावले वाला ल लिखा, फिर क्षत्रिय वाले क्ष पर आए, फिर भी आप शत्र ज्ञ कर रहे हैं। इसका हम्म बेसिस क्या है? आप श्र क्यों नहीं यूज कर सकते पहले? क्योंकि मैं तो श्रीम को आधार मानकर देख रहा था कि भाई श्रीम का श्रा जो है वो कहीं गिनती में ही नहीं आ रहा। हम्म अगर आप कंबाइंड अल्फाबेट्स यूज करते हैं तो वो जो है, तो देन मैंने फिर जब मुझे कहीं भी कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला, मैंने पूरे प्रोसेस को एक दफे देखा समझा, और फिर मैंने अपने आप ही सिस्टम को डिजाइन करना शुरू करा। हम्म क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं है तो मुझे कौन आके चेक करेगा कि भाई ये तुमने सही करा है या गलत करा है? हम्म और इस देश का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो सुनिए मजेदार। मैं एक दफे पूछ रहा था कि जी संस्कृत में यहाँ पर सबसे बड़ा विद्वान कौन है? बोले बेटा यहाँ पर संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान जो है वो भारत में कोई नहीं है, जर्मनी का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज कार्डोना, और जो हम्म उसको जो है आज की टाइम में संस्कृत का पाणिनि कहते हैं। हम्म सच बता रहा हूँ सर, ये जितना भी पढ़ाई वगैरह मैंने करा ना,
उसी पैशन से कि ताकि जिस दिन पाणिनि वो जो सो कॉल्ड जॉर्ज कॉर्डोना आए, अगर वो आके पैरों को हाथ ना लगाए तो लानत है मेरे इतने साल की पढ़ाई करने के ऊपर। हम्म। मुझे ये कोई ग्रामर पढ़ने जानने का शौक नहीं है, क्योंकि वो लॉजिकल उसमें सेक्ट नहीं है। मैंने सब कुछ सिरे से बनाया। मैंने पूरा का पूरा माहेश्वर सूत्र जो है उसके जो 13-14 पॉइंट बने थे उनको फिर से लिखा। मैं हम्म। कहा ये माहेश्वर सूत्र ही गलत है। नॉट बिकॉज कि मेरे बहुत सारी नॉलेज है, नहीं, इस वजह से नहीं। बेसिक क्वेश्चंस ही नहीं एड्रेस हो रहे। हम्म। बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल। माहेश्वर सूत्र के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट था वो ये था, एक तो उसमें किसने क्या क्या जोड़ा वो तो पार्ट ठीक है, अ ई यू री री जो है वो हम्म। उसके अंदर लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है। लेकिन आ इनकी जो दीर्घ वाली मात्रा है वो नहीं लिखी हुई है उसके अंदर। एक हम्म। पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ए और आई, हम्म। ओ और औ, हम्म। ये लिखे हुए हैं। 58 वाला ल नहीं है। हम्म। तो आई रियलाइज्ड ये कैसा सूत्र है जिसमें मेजर अल्फाबेट्स वाला पार्ट ही मिसिंग है, एंड देर इज नो स्ट्रक्चर इन माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र से बेटर स्ट्रक्चर जब मैंने वो बॉडी पार्ट्स के अल्फाबेट्स लिखे, दैट्स अ मच बेटर अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर एंड मच साइंटिफिक। हम्म। तब मेरे को पता चला कि किसी ने हमारे साथ में बहुत तसल्ली बख्श खेल कराया, और ये खेल अभी का नहीं है, पुराना है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने अपनी इंटेंशन से बाहर निकाली थी कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने हमारा काम खराब नहीं करा है। हमारे देश में जो काम खराब हुआ है वो बुद्ध वाले पीरियड में सबसे ज्यादा हुआ है, जैन वाले पीरियड में सबसे ज्यादा हुआ है। और वो टारगेटेड था, मतलब वो, अब कल्चरल इन्वेजन तो कल्चरल इन्वेजन होता है। सनातन धर्म का विरोधी कौन था? नास्तिक दर्शन, क्योंकि सनातन तो आस्तिक दर्शन था। नास्तिक दर्शन में बौद्ध और जैन हमारे साथ में, हमारे बीच में, हमारे ही घर परिवार की महिलाओं के साथ शादी करके वो अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। और वो कम्युनिटी में वो सारे के सारे वो नास्तिक फॉर्मेट में जाते हैं। किसी को नहीं पता कि ये सब क्यों है। उनके मुहूर्त देखिए, उनकी प्रक्रिया देखिए। जब मैंने पहली बार वो मंत्रों के ऊपर काम, अच्छा, मैंने मंत्रों पे अकेले ये नहीं है कि अपने जो वे इसमें मंत्र जो दे रखे हैं वेद और तंत्र के उसके हिसाब से काम करा। मैंने मुस्लिम समाज के सारे मंत्र उठाकर देखे, सिख धर्म के उठाए, जैन धर्म के उठाए। उनके जहां जहां जितने भी मंत्रों का बेसिस था, मैं वहां पर अमृतसर गया था, वहां टीवी पे उनके वो गुरबाणी चल रही थी। अब मुझे तो पढ़नी आती नहीं, पर उसके नीचे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा हुआ था, तो उसके अंदर हजारों मंत्र ऐसे लिखे हुए थे जिसमें दुर्गा, शिव, पार्वती यही सब नाम लिखे हुए थे। हम्म। देर आई रियलाइज कि ये जो धर्म का फॉर्मेट है जो हमारे सामने दिख रहा है, इसमें ये क्यों नहीं बोला जाता कि ये दुर्गा के मंत्र है गुरबाणी के अंदर। तब पता चला कि वो धर्म को एक नया स्वरूप दिया जा रहा है जिसको हमसे अलग किया जा रहा है। वो उन पार्ट को बता ही नहीं रहे। जैन धर्म के अंदर भक्तांबर स्तोत्र है, भक्तांबर स्तोत्र के सर हर एक मंत्र में ह्रीम श्रीम लिखा हुआ है, हर एक मंत्र में। तो मैंने पूछा भाई ये तुम्हारे यहाँ ह्रीम क्यों पहले लिखा है, श्रीम बाद में क्यों लिखा है? हम्म। मैं जब जितने भी मंत्र देख रहा हूँ उसमें पहले श्रीम लिखता हूँ, बाद में ह्रीम लिखता हूँ। हम्म। और हमारे यहाँ तो सभी में पहले श्रीम ह्रीम क्लीम वैसे ही आता है। वो तो मतलब वो श्रीम ह्रीम क्लीम का बेसिस क्या था? हम क्लीम श्रीम सो। सरस्वती, ह्रीम लक्ष्मी, क्लीम काली, हम्म। ये बेस था। हम्म। तभी मतलब यही तो मेरे क्वेश्चन है जिसमें बात करता है। तो एम रीम की क्लीम क्या हो गया? अगर श्रीम रीम क्लीम ये है तो एम रीम क्लीम अलग अलग क्यों बनाए गए? हम्म। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे, उन सब के आंसर ढूंढते ढूंढते मुझे पूरी प्रक्रिया समझ में आई। अच्छा, ओके, ये पूरी कहानी है। कहानी समझ में आ गई। और ये कहानी समझने के लिए बहुत ज्यादा संस्कृत का ज्ञान आवश्यक भी नहीं था, क्योंकि किसी को यही नहीं पता कि जब ये मंत्र बने थे, जिस काल में बने थे, उस काल में संस्कृत की व्याकरण थी कैसी।
अगर पाणिनि को संस्कृत की व्याकरण परिवर्तित करनी थी तो क्यों करनी थी? ऐसा क्या हो रहा था कि जिसके लिए पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के अंदर चेंज करना पड़ा? क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारे व्याकरणाचार्य हुए हैं। तो जब मैंने यास का वो पढ़ा, निरुक्त, उसने मेरी लाइफ चेंज करी। उसने मुझे बोला, यास के निरुक्त में जो पॉइंट मैंने पढ़ने को मिला वो क्या था, फूल और फल में क्या फर्क है। फूल और फल में क्या फर्क है? बताइए जी। फूल और फल। जी, क्या फर्क है? एक मिनट। और ये यास के निरुक्त की मैं बात कर रहा हूं। ये एक संस्कृत व्याकरण के व्यक्ति ने ये पॉइंट लिखा है, और ये प्योर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फूल तो फ्लावर हो गया ना। राइट। तो फ्लावर में जो होते हैं, अगर वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो फ्लावर में तो उसके फीमेल और मेल दोनों जनन अंग होते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फ्रूटिंग की क्रिया होती है। मैं ऐसा समझता हूँ, मतलब बोटनी के हिसाब से। अब आगे वो क्या कहता है वो पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। फल भी फूल होता है। फल भी फूल ही होता है, बस उस फूल के अंदर बीज होता है। प्रत्येक जगह फूल और फल एक होते हैं, पर फल उन्हें कहते हैं जिनके फूल में बीज होता है। अच्छा, फल उन्हें कहते हैं जिनके फूल में बीज होता है। फल उन्हें कहते हैं, मतलब फल वो बनते हैं, फूल तो सभी में होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए सर। फूल जो फलों में परिवर्तित होते हैं वो होते हैं जिनके भीतर बीज होता है। दिस इज लाइक a matured male and teenage and an adult, वही है नहीं सेम। सर, ये वो बिल्कुल भी नहीं है वैसा। इट इज ए हाँ, ना ना ना। मिस्टिक एरिया। हम्म। आपको इस बात से बीज का पता चलता है। अब ये रेलिवेंट कहाँ से आया मैं वो बता रहा हूँ। इसकी रेलिवेंस ये है, हम्म। दो चीजें हैं। एक है शब्द, अभी मेरा वाला शब्द नहीं चलने देते, दूसरा वाला चलने देते हैं। एक है शब्द और दूसरा है अर्थ। हम अर्थ के ऊपर जा। सॉरी। अब शब्द जो है और अर्थ जो है, हम्म। शब्द अर्थ में परिवर्तित ही कैसे होता है, हम्म। उसका आधार क्या है? हम्म। तो शब्द अर्थ में परिवर्तित तब होता है जब उस शब्द के अंदर कोई ना कोई बीज हो। हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रिसर्च हाँ। करी है हाँ। सर मैंने, मतलब एट अ टाइम एक दिन में बैठ के लिस्ट बना रहा था मेरे सवालों के ऊपर, तो 150 से ऊपर रिसर्च पेपर थे। तो मैं रजिस्टर में लिखना ही इसलिए शुरू करा बिकॉज मेरे को थोड़ी पता चलेगा मैं कब क्या चेंज कर रहा हूँ। तो मैं चेंज को तो ट्रैक करूँ ना, मैं पहले कौन सा मंत्र लिखता था, क्या प्रक्रिया लिखता था, बाद में मैंने जब चेंज करा क्यों करा, कैसे करा, ऑल दैट वाज देयर। एंड आई वाज ऑलवेज फॉर्चुनेट टू गेट द राइट बुक्स राइट टाइम पर। और मैंने हर चीज में ऑर्डर चेंज करा। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर हमारे को किताबों में बताया गया था, एक मेरे पास एक साधु आया, बड़ा जबरदस्त सा साधु। उसके लिए पूरी कहानियां चलती थी कि वो जो है आकाश मार्ग में उड़ता भी है, ये भी करता है, वो भी करता है। गुरु जी के आश्रम में हमारे को कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके टकरा ही जाता था। जब मैंने उससे बात करी तो उसने मुझे बोला
बेटा देख, मैंने तो ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा हूं नहीं, सिर्फ ये एक किताब मैंने ऐसी पढ़ी है। ये एक किताब पढ़कर मुझे जैसे सारे प्रैक्टिकल पता चल गए। मैंने, वो कौन सी किताब है? बोला पतंजलि योग सूत्र। तो मैंने उनके पैर छुए, हाथ जोड़े और उठकर आ गया। मैंने कहा अगर इसने पतंजलि योग सूत्र पढ़कर ये हवा में उड़ने भी लग गया है, तो मुझे पता चल गया कि ये हवा में कैसे उड़ता है। पतंजलि योग सूत्र का मैंने एक एक पॉइंट उठाकर चैलेंज करा था कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और उसके सबके करेक्शन भी निकाले। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। सबसे पहले जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संबंध के तौर पे था, वो मैंने पतंजलि में ही पढ़ा। फिर उसको सबको रीऑर्डर करा। तो देर आई रियलाइज कि जब ये कैसे पॉसिबल होगा। उसमें वो महर्षि कणाद का 9 द्रव्य का वो था, मतलब 9 द्रव्य का वो लिखा हुआ था ऑर्डर। तो वो ऑर्डर क्या लिखा था? मन, आत्मा, दिशा, काल, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि। उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार लिखा हुआ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो मतलब वो एक तरीके का एक जैसा सा ही एस्पेक्ट होता है। तो हर जगह कोई ना कोई छोटे से छोटा चेंज ऐसा सामने आया। और मैं जैसी चेंज कर रहा था, जैसे मेरे गुरुजी कहते थे कि जो किताब में लिखा है वो अक्षर अक्षर बिल्कुल ठीक है, तो अक्षर 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 सत्य है, इसका मतलब वो सत्य ही है। लेकिन वो कैसे सत्य होगा, उसी में तो किसी ने इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया। अगर मैं रमेश जो है उसको सारी जिंदगी भी देखता रहूं तो मेरा कोई भला नहीं होने का। लेकिन जैसे ही मैं इसको रमेश कर रहा हूं, मेरा भला होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मैं इसको रमेश कर रहा हूं, तो सबका भला होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रक्चर तो इतना सिंपल था। अब किताबों में सब जगह लिखा हुआ है कि रमेश को ध्यान करते ही आप जो है रम जाते हो, उस ईश्वर में चले जाते हो। बट मैं इस रमेश जो पहले सबसे पहले लिखा, मैंने उसको जितनी बार भी कर लूं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब जो थ्योरी में लिखा है वो गलत है, या जो मेरे सामने है वो गलत है? तो मैंने कहा गलत नहीं है तो सही क्या है, मुझे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसलिए मेरी जर्नी चली। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें छोटे छोटे ऐसे चेंजेस है जो कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ सकता। मैंने ही क्यों पकड़े, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं तो संस्कृत पढ़ने के बाद भी अपने आप को संस्कृत शून्य नहीं मान रहा हूं। क्योंकि जो एक्चुअल संस्कृत है वो तो हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स में और कहीं है ही नहीं। तो फिर मुझे लगा कि भाई अब फिर से सिरे से सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बन गया एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट में हर व्यक्ति मुझे जो है वो ज्ञान पिला के जाता। तू, तुझे क्या पता हम तो आईआईटी के पढ़े हुए हैं, तुझे क्या पता हम आईआईएम के पढ़े हुए हैं, तुझे क्या पता हम संस्कृत के पीएचडी हैं। हर व्यक्ति जब ये बताना शुरू करा, मैं कभी पढ़ूंगा भी मैं कितना? अगर मान लो चलो मैंने टाइम लगा भी दिया, सब जगह से आईआईटी और इन सब से डिग्री ले भी आया, उससे फायदा क्या होगा? मैं मेरी डोमेन डिफाइन करूंगा, ऐसी डोमेन जो कोई चैलेंज ना कर सके। तब मैंने अपनी डोमेन मंत्र चिकित्सा आइडेंटिफाई करी। और हमारे यहाँ हर जगह जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो किसी ने दूसरे ने छिपाई रखी थी। पर अपने आप को प्रकट करने के लालच में जैसी उन्होंने चीजें प्रकट करी, तुरंत मेरी पकड़ में आ गई। और यहां से कहानी शुरू हुई इस बीज प्रक्रिया की। मैं इस बीज को ही पकड़ के बैठ गया। ये कौन है बीज के तौर पे जो मुझे अर्थपूर्ण बनाता है? बीज ही हमें अर्थपूर्ण बना रहा है। शब्द और अर्थ, मतलब शब्द और अर्थ में कोई भेद ही नहीं है, सिर्फ एक ही भेद है जो बीज के तौर पर है। ये मेरी जर्नी का मेन पार्ट था, जिसमें मैंने सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखा अपना।
और ये शायद मेरे ख्याल से आज 4 या 5 साल के अंदर पहली बार क्लास हो रही होगी जिसमें मैं ये चीज बोल भी रहा हूँ। मैंने 500 किताबों में शायद 500 पैराग्राफ पढ़े होंगे। ये भी नहीं कि मैंने पूरी की पूरी किताब पढ़ी है, बट जो पैराग्राफ पढ़ा वो ऑथर की आत्मा लिखी हुई थी वहां पर। मुझे सबसे पहले उसने बोला, क्या नाम था उस किताब का, शारदा तिलक। ये मेरी 3 4 बुक्स हैं बिल्कुल औसम वाली, जिन्होंने मतलब मुझे जितना भी इंसान बनाया उन्हीं की वजह से बना मैं। तो शारदा तिलक भी उसी में लिखा है, वो भी सुधाकर मालवीय ने लिखा है। उसने ट्रांसलेशन लिखे हैं ना सर। ट्रांसलेशन लिखे मेरा हैं। ट्रांसलेशन जो है मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाता, मैं तो थ्योरी देखते देखते पता चल जाता है कि कौन से पार्ट में उसने ट्रांसलेशन गड़बड़ करा है, कौन से में नहीं करा। हम्म। बिकॉज मैं जब शारदा तिलक पढ़ा तो मैं देखा सुधाकर मालवीय। मैं बोला ये तो जैन वाला बंदा है, इसको क्या, मेरे को पहले उस समय तो मैं तभी से मेरे को वो डाउट ही लग रहा था कि, बट when you real go to the real text and ask संस्कृत scholars, they बोला इसका नहीं ये मीनिंग है, इसका दूसरा दूसरा मीनिंग है। वो हम तो स्कूल में थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़े तो थोड़ा तो समझ में आता है कि क्या है, क्या बोल रहे हैं। सर मेरे तो फादर ही संस्कृत बहुत अच्छी जानते थे। मेरे को संस्कृत में कभी ये नहीं हुआ दिक्कत कि मैं डैडी से पूछूं कोई चीज और उनको ना पता हो। लेकिन मेरे को दिक्कत सिर्फ ये वाली होती थी कि जो चीज मैं पूछ रहा होता था वो चीज कनेक्ट नहीं होती थी उनकी बात से। तो वो कहते भाई तू क्या कर रहा है, तू जान, मुझे नहीं पता तेरा वाला पार्ट मेरे हिसाब से तो ये चीज ऐसे होती है। और डैडी की वजह से मेरे जिनके अंडर में मैंने संस्कृत में पीएचडी करी वो भी डैडी की वजह से ही मिले थे, क्योंकि वो मेरठ कॉलेज में थे और उनका डैडी के प्रति बहुत आस्था थी। तो डैडी को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। तो वो जो है वो संस्कृत के तौर पे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू मास्टर्स कर संस्कृत में, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ कर दूंगा, तू पीएचडी कर, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ कर दूंगा। जितनी वो कर सकते थे उससे कई गुना ज्यादा। ऐसा कौन सा पीएचडी का गाइड होगा कि सर आप बात बोलो कि मेरे को अंकल कुछ दिखाना है, ये कुछ पूछना है, तो बोले अच्छा रुक मैं ही आ जाता हूँ। वही घर पे आ जाते थे। मतलब कितना अपने अंदर जो है उन्होंने अपना वो रख रखा था, क्योंकि वो बिल्कुल घर के बच्चे की तरीके से ही ट्रीट करते थे मेरे को। तू आएगा अपनी किताबें उठाएगा सारी चीजें लेकर मेरे पास आएगा, फिर ढूंढेगा, तूने ढूंढ डांड के अपने निशान लगा के रख ले, मैं इतने बजे आऊंगा, ऐसे करके वो आते थे। तो इतना प्यार था उस व्यक्ति का, था मतलब है मतलब। सो आई एम सेइंग कि हमने जब टेक्स्ट के बेसिस पे आइडेंटिफाई करा, किसी ने हमारे पूरे सिस्टम को जो है वो पार्ट्स में बांट दिया। एक पार्ट तंत्र बन गया, एक पार्ट वेद बन गया, एक पार्ट उपनिषद बन गया, एक पार्ट पुराण बन गया। एक पार्ट इतिहास बन गया। इतिहास पुराण के लिए कहते हैं। हम्म। तो फिर बाकी सारा टेक्स्ट जो है, अब किसी से पूछो कि भाई आप क्या पढ़े हो, हम तो जी दर्शन पढ़े हैं। अरे यार ये दर्शन क्या होता है, तो दर्शन पे क्वेश्चन करो, नहीं हमने दर्शन में भी ये वाला दर्शन पढ़ा है। अब वो दर्शन के अंदर भी एक नई कहानी निकाल देते। भाई तो संस्कृत का विद्वान है तो किस पार्ट का है, बोले जी मैं संस्कृत के अंदर A B C D डी के 1 2 3 4 5 5 का थर्ड पार्ट वो मैंने पढ़ा है और उसी को ही मैं ऊपर काम करता हूँ। अरे भाई कोई एक व्यक्ति तो ऐसा आ जाओ जो बोले कि हाँ भाई ये सारे के सारे जो हैं ये एक ही हैं। अब ऊपर से कन्फ्लिक्ट्स, आर्य समाज ने कह दिया वो जो वेद जो है वो बिल्कुल साक्षात भगवान ईश्वर की वाणी है, और पुराण जो है वो फर्जी है। अब मैं पढ़ने गया कहाँ पर, संस्कृत के गुरुकुल में।
और जब मैं संस्कृत के गुरुकुल में पढ़ा तो गुरुकुल ने मुझे बचपन से एक ही चीज बताई कि पुराण जो है फर्जी है और वेद जो है ईश्वर का वाक्य है। फिर मुझे एक किताब मिली, उसमें क्या लिखा हुआ, कलयुग में वेद के मंत्र काम ही नहीं करेंगे, तंत्र के मंत्र काम करेंगे। मैंने अब तंत्र खोला तो वहां पे मलमूत्र मांस मदिरा मैथुन के, भाई पहले मैं ये सब खाऊं और फिर मैं तंत्र का जानकार बनूंगा। मैंने कहा तुम सारे अपनी एस्थेसी कराओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी कहानी खुद ही लिखूंगा। मैंने मल भी परिभाषित करा, मूत्र भी परिभाषित करा। मतलब मैं किस लेवल पर चला गया। और सर संस्कृत के लिए तो लिटरली आप मेरे को अनपढ़ ही मानो, क्योंकि अगर ये संस्कृत है जो कि ये सब जन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने, तो वाकई में अनपढ़ ही भला हूं। मुझे ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं जो मेरे मूल स्वरूप को ही नहीं देख रहे। तब मैंने अपनी अपनी पहचान बनाने के हिसाब से, कि ताकि लोगों को ये पता चले कि है। मैंने कहा आप अपना सामान लेकर आओ, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। अगर ये श्री यंत्र मैंने बनाया है और इसमें अपना मैंने टाइम एनर्जी लगाया है, और वो मन से लगाए उस अधिष्ठात्री को ध्यान में रखकर जिसका ये वास्तविक रूप से है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण होगा किसी भी घर के वास्तु दोष को दूर करने का। दूसरा कोई सा भी आप 50 साल उसकी पूजा कर लो, कुछ नहीं निकलेगा। तो हमारे को स्ट्रक्चरल तरीके से दूर करा गया। बिकॉज हर घर में तो श्री यंत्र है लेकिन काम तो करता नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो आपने जब मुझे कहा कि एम आई परमिटेड टू शेयर इन माई ग्रुप, आई सेड टू दी होल वर्ल्ड, टू दी एवरी हाउस। और कुछ नहीं है तो इस देश के प्रत्येक, मतलब 35 करोड़ घर जिनमें डायबिटिक्स हैं, उनमें तो ये श्रीयंत्र पहुंचे ही पहुंचे। पहुंचे। मुझे कोई इसकी रॉयल्टी और प्रोटेक्ट वो थोड़ी चाहिए, कुछ करो जो मर्जी करो। मैंने मेरा काम कर दिया, इंद्र का काम इंद्र जाने। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ। अगर और हम, जिस सेकंड मेरे पास पैसा आएगा, हाँ, उस सेकंड में ये पूरे सिस्टम को एक ही चीज से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। सिर्फ एक अपने अनुसार एक संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलूंगा, जहां पर कि आप इस चीज को सीख समझकर मंत्र चिकित्सा को पूरी दुनिया में फैला दें। सिर्फ मैं इतना सही काम कर रहा हूँ आज की तारीख में। मतलब मेरी सारी सेटिंग इसी डायरेक्शन में है कि आई हैव टू स्टार्ट अ संस्कृत यूनिवर्सिटी। उसके मंत्र चिकित्सा के प्रोग्राम बनाऊंगा और मंत्र चिकित्सा को हर जगह तक लेकर जाऊंगा। और मेरा कोई शौक नहीं मैं विदेशों में जाऊं, मुझे पहले मेरे देश को फिट करना है। तो मेरा देश जो है उसने अब वो परिवर्तन देखना है जो इतने साल से नहीं हो रहा। तो स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, कॉन्ट्रडिक्शंस पे देखना पड़ेगा, कौन सा पार्ट कौन सी चीज से कितने अच्छी तरह से कनेक्ट होता है उसके तौर पे। मुझे एक डेफिनेशन मिली एक जगह वेद की। उसने लिखा वेद जो है वो 4 वेद 4 उपवेद है, प्लस 3 तंत्र है, प्लस 108 उपनिषद है, प्लस 18 पुराण 18 उप पुराण, प्लस और क्या लिखा था उसने, नाट्य शास्त्र। सो जो भरत का नाट्य शास्त्र है जिसके बारे में उसने लिखा था, वो सब मिलाकर वेद है। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज माय आई ओपनर कि हाँ और ये चीज हमारे किसी पुराण के और उसमें ही लिखी हुई थी। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अग्नि पुराण के अंदर पढ़ा था मैंने। सो देर आई रियलाइज कि हमारे यहाँ सब्जेक्ट मैटर जो है, अब ये किसके बस की है कि वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सके। किसी के पास ये पावर नहीं है। तो मैंने उसका पूरा कंप्यूटर डिजाइन बनाया कि जैसे हम गूगल पे सर्च इंजन, आपका सर वीडियो ऑफ हो गया, जैसे हम गूगल पे सर्च इंजन बनाते हैं वैसे ही ये प्रोसेस जो है काम करता है। चलिए आप 5 मिनट का ब्रेक लेके जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो शेयर करी है जरा वो देखिए। हाँ, मैं एक सेकंड ये
सर आप जो आध्यात्मिक बातें करते हैं, आपके पास ऐसा क्या सोल्यूशन है जो बाकी लोगों के लिए नहीं, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो आप अलग कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क मैंने नोटिस करा, किसी ने हमारे देश में जो मंत्र चिकित्सा थी उससे छेड़छाड़ करी। तो जब मैंने उस सब्जेक्ट पे 9-10 साल लगा,
जी। और ये जो भ्रमण होता है इसके नीचे, तो जब मैं इस प्रकार से अपने शरीर के उस भाग को एड्रेस करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि इस चक्र का नाम तंत्र तंत्र के अंदर लंबिकाग्र चक्र के तौर पे कहा गया। और लंबिकाग्र चक्र जो है वो सहस्त्रार चक्र के नीचे होता है, और सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक चक्र होता है जिसको हम सहस्त्रार चक्र वर्ग कहते हैं। इस चक्र में इन दोनों चक्रों को ध्यान में रखिए, जब मैं अपने शरीर को देखता हूँ तो मेरे शरीर में 9 चक्र होते हैं। जब मुझे ये 9 चक्र पता चले तो पृथ्वी तत्व यानी मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से मूलाधार, मूलाधार से आज्ञा, आज्ञा से लंबिकाग्र, लंबिकाग्र से सहस्त्रार और सहस्त्रार से सहस्त्रार तक। इस प्रकार मेरे शरीर के भीतर ये कुंडलिनी, जैसे चित्र आप देख रहे हैं उस प्रकार ये कुंडलिनी चलती। हमारा जो दूसरा डिफरेंशिएटर है, हमें जब कभी कोई समस्या होती है तो या तो ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी वास्तु वाले स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, या फिर जब इन दोनों से समाधान नहीं मिलता तो हम किसी चक्रा वाले के पास जाते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों एक साथ मर्ज होते हैं। मेरा जो तीनों का मर्ज पॉइंट है वो मेरी एक उपलब्धि है जो आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट, मेरे नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये मेरे नवग्रह है, 9 है। दूसरा, मेरे 9 चक्र है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये 9 चक्र जो है ये 9 चक्र 9 तत्वों से बने टाइम, डायरेक्शन, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, इस प्रकार से मेरे 9 चक्र हो गए। इसी प्रकार से मेरी 9 दिशाएं हैं। मेरी पहली दिशा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं ये हो गई। फिर पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व हो गया, साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, 4 और 4 और सेंटर, हमारी 9 डायरेक्शन है। इस प्रकार चक्र, दिशाएं, इन तीनों को मर्ज करके हमने एक कुंडलिनी की साक्षात्कार किया। तो मैं एक ही बार में किसी भी घर के वास्तु दोष, ज्योतिष संबंधी प्रश्न और उसके जन्म पत्री संबंधी प्रत्येक दोष का इस प्रकार से निवारण करता। हमें जब कभी कोई मंत्र बताया जाता है तो उस मंत्र में सबसे पहले ओम लिखा होता है। जब मैंने ओम के ऊपर रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि जब कभी कोई साधु ओम का उच्चारण करता है, ओम का ध्यान करता है, तो चारों तरफ की आर्थिक संपत्ति उसकी तरफ आती है, चारों तरफ के जो स्वास्थ्य लाभ है वो उसकी तरफ आते हैं, ताकि साधु किसी भी तरीके से ओम जो है वो छोड़ दे। क्योंकि साधु को तो धन से कोई मतलब नहीं होता, साधु को हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन गृहस्थ पे ये नियम नहीं लागू होता। गृहस्थ को ओम का जैसे ही उच्चारण और चैंटिंग करता है उसी प्रकार उसके पास में रोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उसके पास धन का अभाव होता है। तो जब मैंने जिन जिन घरों में ओम का उच्चारण और चैंटिंग देखा तो मुझे पता चला कि ओम गृहस्थ को सूट नहीं करता और साधु को सूट करता है। तो गृहस्थ को क्या चीज सूट करती है? जब मैंने इस प्रकार उस पर शोध करा तो मुझे पता चला गृहस्थ को श्रीम बीज या लक्ष्मी बीज सबसे ज्यादा सूट करता है। और गृहस्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा धन कमाना और ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहना। हम आज इस दुनिया में दो ही चीजें कमाने के लिए आए हैं, एक धन और एक स्वास्थ्य। तो श्रीम बीज जिसके लिखने का तरीका ये है और लक्ष्मी बीज जिसके लिखने का तरीका ये है। जब इन दोनों प्रक्रियाओं को हम देखते हैं और इन दोनों को बीज मंत्र के तौर पे हम प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास आर्थिक संपन्नता भी बढ़ रही है
और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता जा रहा है। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा धन का भोग करें। ये हमारा तीसरा डिफरेंशिएटर है जो आपको कहीं नहीं देखने सुनने के लिए मिलेगा। इसका एक और मुख्य कारण है, हमने जब कभी किसी प्रक्रिया के तौर पे देखा तो हमें पता चला हमारे प्रत्येक पंथ में कुछ पार्ट छेड़छाड़, जैसे उच्चारण संबंधी हमें हमेशा ये बताया गया है कि शुद्ध उच्चारण किसको कहते हैं। शुद्ध उच्चारण जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण आप ये देखिए, हम अपने देश में एक पंजाबी, एक बंगाली, एक मराठी, एक गुजराती, एक कश्मीर के, ऐसे 5 लोगों को रखते हैं। उनको बोले कि आप ओम या श्रीम का उच्चारण करिए, क्या सबका उच्चारण एक जैसा होगा? नहीं, सबका उच्चारण एक जैसा नहीं। कौन ये निर्णय करेगा कि किसने शुद्ध उच्चारण करा? अब अगर कोई पंजाबी व्यक्ति है, उसके बोलने का तरीका फर्क होगा, कोई जाट है, उसके बोलने का तरीका फर्क होगा, कोई राजस्थान का है, उसके तरीका बोलने का। और तो और अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में जिसको मैथिली ब्राह्मण कहते हैं, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे स को श और श को स बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर उच्चारण का दोष होता तो वो स को श क्यों बोलते और श को स क्यों बोलते? पर ये उच्चारण का दोष नहीं है। उनको ये बताया गया कि स और श के बीच में एक परिवर्तन हुआ है, इसलिए दोनों को उन्हें ध्यान में रखना है। ये मेरा चौथा डिफरेंशिएटर। अब हमारे संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो हमारी 5 मात्राएं अ, ई, उ, ऋ और लिरि। इन पांचों को मैं जब जोड़ देता हूँ तो अ प्लस अ आ होता है, ई प्लस ई होता है, उ प्लस उ होता है, ऋ प्लस ऋ होता है, लिरि प्लस लिरि होता है। अब मैं इस प्रकार से जब इनको देखता हूँ तो मेरी प्रक्रिया कैसी चल रही है? अभी मैंने 5 से 5 जोड़कर 10 वर्ण को बना दिया। अभी 10 वर्ण में मैं अगले वर्ण बना दूं। अ प्लस ई ए बन गया, आ प्लस ए आई बन गया, आ प्लस उ ओ बन गया, आ प्लस ओ औ बन गया। नाक से उच्चारण करा तो अंग आ गया, मुंह से उच्चारण करा तो आ। तो मेरे 16 स्वर मेरे हेड रीजन के अंदर आ गए। अब मैं इन 16 स्वरों के हिसाब से अ प्लस आ ह बन गया, ई प्लस आ य बन गया, या, उ प्लस आ हुआ व बन गया, री प्लस आ रया र बन गया, लिरी प्लस आ लिरा ल बन गया। तो मेरा अ य व र ल ऐसे करके मेरे 5 वर्ण आ गए। और जब मैं अपनी हिंदी और संस्कृत की किताबें देखता हूँ तो मुझे क्या पढ़ाया जाता है? या रा दा वा श श स। इस प्रकार के पढ़ाने की वजह से मेरे मंत्र सिस्टम पे इसका क्या प्रभाव पड़ा ये मुझे कोई बताता ही नहीं है। मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि जब मैं श, शहद वाला श और षटकोण का श, इनमें उच्चारण भेद ना के बराबर है। इस उच्चारण भेद को ध्यान में जब देखता हूँ तो ऊर्जा के आधार पे शक्तियां बढ़ती जाती है। ऊर्जा जो है वो एक मुख्य आधार होना चाहिए मंत्र चिकित्सा या किसी भी प्रकार के तौर पर। जैसे मैं अगर बोलूं मंत्र ओम नमः शिवाय, या मैंने लिख दिया ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय में मैं शहद वाले शब्द की बजाय षटकोण का श लिखूं और मैंने ओम नमः शिवाय इस तरह से लिख दिया। जब इस प्रकार से ओम नमः शिवाय लिखा, इसकी ऊर्जा पहले वाले ओम नमः शिवाय से ज्यादा होगी। अब मैंने क्या करा, मैंने इस ओम को हटाकर यहाँ पर जो है श्रीम लिख दिया, श्रीम नमः शिवाय। इसकी ऊर्जा पहले वाले ओम नमः शिवाय से ज्यादा हो गई। अब मैंने श्रीम की बजाय यहाँ पे श्वी लिख दिया, आधा षटकोण का श हुआ, बड़ी मात्रा श्वी नमः शिवाय, इसकी ऊर्जा और ज्यादा हो गई। अब मैंने ये तो मैं जब वर्ड लिख रहा हूँ इसके तौर पे उसकी ऊर्जा का फर्क है। अब मैं आपके सामने एक और चीज लिखता हूँ। ओम नमः शिवाय किसका मंत्र है? शिव का या शक्ति का? ओम नमः शिवाय शिव और शिवा दोनों का स्वरूप है। तो जब हम इस प्रकार से केवल अपने ध्यान को ले जाए कि ओम नमः शिवाय शिव और शिवा दोनों का सम्मिलित स्वरूप है, उसकी ऊर्जा मात्र विचार करने से बढ़ जाती। तो मैंने जब ये छोटे छोटे फर्क देखे तो मैंने मेरे YouTube चैनल पर ऊर्जा जो कि लेकर एंटीना और बोविस स्केल से नापी जाती है,
मैंने उसको नापा और नापने के बाद मैंने कहीं उच्चारण नहीं करा, मैंने सिर्फ एक बोर्ड के ऊपर उसको लिखा, और लिखते ही उसकी ऊर्जा जो बढ़ रही थी वो ये वीडियो में आपके सामने है। तो इस प्रकार ये जो मेरे डिफरेंशिएटर्स थे, इन्होंने मुझे मदद करी फिर जो हमारा मंत्र विज्ञान है उसको जानने। जी सर। ये बहुत अच्छा वीडियो, भयंकर है सर। ये बहुत अच्छा वीडियो था ये। एटम बम है ये। सारी पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर देगा। देखिए ऐसा है ना, जब किसी को कोई चेंज को अडेप्ट करना होता है तो उसके पास में अपने आप ही एक डोमेन ऐसी होती है कि जिसमें उसको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे। मैं तो वो विंडो क्रिएट कर रहा हूँ कि जिसको भी इस स्पिरिचुअल जर्नी में उसके आंसर नहीं मिल रहे वो बात करे। और मेरा पूरा फोकस 80% जो है इज टू क्रिएट अवेयरनेस इन दी ब्राह्मण्स ओनली। मैं किसी कास्ट के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई तभी जब ब्राह्मण ने स्पिरिचुअल अपना या काम नहीं किया। नहीं, ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मण को तो सिरे से दबाकर मारा गया, वो मारा। एक अलग वही वही पार्ट है। वही 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 वाली बात। तो उसको जब आप वही बात। तोड़ रहे हो तो मैं शर्त ये रखूंगा कि हाँ जी, मंदिर आपकी चॉइस का, भीड़ मेरी चॉइस की आएगी। आप बोलो कि मेरी प्रक्रिया पे चले जाओ, मेरी प्रक्रिया से ये लक्ष्मी जी के बीज मंत्र और ये जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे करते जाओ। अगर आपके किसी भी मंदिर से भीड़ टूट जाए तो मेरा नाम बदलना। आपको ये प्रक्रिया सीखनी समझनी है, सीखने समझने के लिए मैं सारे ये वीडियोस क्रिएट करता जा रहा हूँ, बिकॉज टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं हर एक को ही ऐसे जो है वो 2-2 महीने के हिसाब से वो एक एक पार्ट को बताता सिखाता रहूंगा तो मैंने पहुंच लिया 35 करोड़ लोगों तक। तो अगर 35 करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो मुझे उन पॉइंट्स को कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाई करना होगा जो इस पूरे प्रोसेस को चेंज करेंगे। तो चेंज तो मैं कर ही दूंगा, मुझे चेंज में कोई डाउट नहीं है। मैंने इसीलिए सिखा दिया कि कल को मान लो कोई 1% ऐसी स्थिति हुई कि आदमी निमट गया तो भी कंटेंट तो जिंदा है ना। हम्म। तो ये भी दिक्कत आपकी खत्म हो गई। और अगर मान लो मेरे को ही कोई मार के ही सोचता है कि ये चीज रुक जाएगी, तो अब कम से कम मैं समझता हूँ 1000 से ऊपर लोग तो ऐसे हो चुके हैं जो ये पूरी प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं। ये वीडियोस यूट्यूब पे डालने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था। मैं भी बाकियों की तरह अपनी दुकान बनाने के लिए अगर उसको जो है यूट्यूब के और उस पे तौर पे वो चिपका रहता अपने आप को ही उसी में, नहीं मैं बताऊंगा तभी कोई जानेगा, मतलब ही नहीं। मैं निमट गया तो भी एक सिंगल कमांड काफी है पूरे देश की तबीयत ठीक करने के लिए, एक सिंगल कमांड। तो कंटेंट पे काम करना मेरी मजबूरी हो गई। मुझे भी सबने बोला आप जो है बुक को लिखो। अच्छा, मेरे गुरुजी मुझे हमें जब भी मैं एक किताब मैंने लिखी थी आह्वान, वो मैंने इनको दे रखी है, बड़ी बचकानी सी थी वो, मतलब राइटिंग में भी मुझे। बचकानी नहीं है सर वो। तो वो लेकिन वो आदमी जब कुछ बड़ा करने के लिए उठता है ना, तो जो उसके प्रारंभिक अवस्था होती है मन की, वो सारा का सारा उसमें लगता है। कोई भी आदमी जिसने संघर्ष किया होगा और संघर्ष के अपने पहले दौर को उसका एक एक चीज याद होगी, तो वो उस बुक को पढ़ते वक्त जब वो महाराज और नंदिनी का संवाद, ब्रह्मचारी जी और नंदिनी जी का संवाद है, तो उसमें वो जिएगा अपने आप को। नहीं ठीक है, मतलब मैंने जब वो वाली बुक लिख ली और उसके बाद जब ये अपनी पढ़ाई वढ़ाई शुरू करी और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को पूछा, मैं गुरुजी अब ये इस पे बुक लिखूं क्या करूं? बोले बेटे अब किताब लिखने का टाइम नहीं है, अब तो करके दिखाने का टाइम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मुझे जितना मटेरियल मेरे पास लिखकर तैयार है, मैं एक किताब क्या, मैं 100 किताब लिख दूं। बट उन्होंने जो बोला था वही मेरे को याद रहा कि नहीं, अगर काम करना है तो फिर अब कंटेंट पर ही काम करना पड़ेगा, वीडियोस पर ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू कनेक्ट। तो ये वाला वीडियो जो है आप उसको
अपने ग्रुप्स में सब जगह सर्कुलेट कर लीजिए, तो अगर किसी को फंडिंग वगैरह कोई पार्ट करना होगा तो वो आराम से हो जाएगा। कंटेंट तो बनाने के हिसाब से ही है ना, मेरा काम चल रहा है, मैं तो बनाता ही जाऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक ऐसा पार्ट है जो मतलब, ये एक वीडियो ऐसी मैंने देखी कि हाँ, ये वीडियो तैयार भी इस तरह से हुई है कि विच एक्सप्लेन्स मी, हाँ मैं ये जो बात है। काम कर रहा हूँ, मैं जिस जिस प्रक्रिया पे लग रहा हूँ, वो हर वो पार्ट जिसके तौर पे हम देख रहे हैं, ऑल दैट इज देयर। जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं तो किसी को कोई पैसा क्यों देता है और क्या नहीं है उसके तौर पे, तो सीधा सा ये एक मिशन है 35 करोड़ डायबिटिक वाला, उसके तौर पे हम अपनी फंडिंग को टारगेट करेंगे। बाकी जितने मेरे मीन्स हैं उसके तो मैं कर ही दूंगा, उसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं। बट ये वाली वीडियो मैंने तैयार सिर्फ इसीलिए करवाई कि हाँ, ये वाला पार्ट जो है हम और बेटर करें। मेजरली इसमें लास्ट मिनट पे हमें पता चला कि जब हमने पूरा शूट कर लिया कि हमारे को अपने साथ में एक वो रखना चाहिए था, क्या कहते हैं वो, जो माइक होता है वो, अच्छी क्वालिटी का। अब वो माइक वगैरह जितनी भी चीजें हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन से हाई एंड है, अब जो एप्पल के लैपटॉप्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटीज होती हैं कि आप उनको बहुत अच्छे हाई एंड एडिटिंग में यूज कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग में, दोज आर वेरी प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर। अब वो सारी चीजें बहुत महंगी आती है, कोई चीज सस्ती नहीं है। एप्पल की अच्छी क्वालिटी वाली आएगी तो वो 2.5-3 लाख के आसपास आती हाँ, है। उससे कम है ही नहीं। नहीं है। तो एक अच्छा कंटेंट डेवलप करने के लिए तो अच्छे तक पहुंचने की जर्नी तक मैं जितना कुछ कर सकता हूँ एटलीस्ट उतना तो करूं। मेन पार्ट सिर्फ ये है कि भाई जब मैं उस डोमेन को, जब वो एक्सपर्टीज और सारी चीज आएंगी तो तब की तब देखेंगे। आज तो आज का देखते हैं। और मेरे पास ट्रम्प का इक्का है, इसलिए मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो ट्रम्प का इक्का है, आरती की हीलिंग एबिलिटी। तो जब हम उस पार्ट को देखते हैं और उसके इम्पैक्ट्स को देखते हैं, तब फिर मुझे डाउट नहीं रहता कि हाँ, मतलब अगर हम चलना शुरू करेंगे तो कहीं कोई चीज का रिजर्वेशन आएगा। अब क्या है, जो मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूँ, हमारा मंत्र था एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। हम्म। इस मंत्र को मैंने चेंज करा और इस मंत्र को बना दिया लक्ष्मी त्वमश्री तमसी, ऐसे करके। हम्म। और इसके पैरेलली 9 बीज मंत्र बन गए। सो लक्ष्मी त्वमश्री तमसी, चाशा चामू। त्वमश्री तमसी, 3 तो ये हो गए। फिर चह शां, फिर शहमू, फिर शंडा। फिर हश्य, सॉल्यूशन से। श्री। शाली मैम, मैंने एक वो वीडियो शेयर करा है व्हाट्सएप पे, वो पहले देख लीजिए फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। श्री और संचय। सो ऐसे करके मेरे ये 9 के 9 बीज मंत्र रेडी हो गए। अब इन 9 बीज मंत्र को मैंने चंडिका हृदय में डाला। चंडिका मंत्र जो मैंने नवाक्षरी चंडिका मंत्र कल शेयर करा है उसमें डाला, तो दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस होगा। तो जब आप दोनों के एनर्जीज के तौर पे देखेंगे तो वो फर्क जो है अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर कोई मंत्र कल तो आया नहीं। कल आया नहीं। कल सिर्फ वीडियो आया था। एक सेकेंड। कल सिर्फ वीडियो आया था। मैंने भी ये देखा, वीडियो ही है बस। और वीडियो, ये वाला वीडियो तो मुझे आज ही मिला, कल नहीं मिला।
ये कल रात को मैंने कल डाला। रात को भेजा था। ये तो मेन मंत्र है, जो मतलब चेंजेस मैंने करे हैं जिसमें इसकी एनर्जी। और एक्चुअली ग्रुप्स भी बहुत सारे हो गए ना, तो इसलिए पता चलता है। ये जो मंत्र है ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये जो बाद में आया। अब इन दोनों को स्कैन करके देखिए। चेंज किया की ऊर्जा बहुत ज्यादा है डॉक्टर हैवीनेस भी है और साहब। वार्मथ भी है। जो सर जिसमें चेंज करा है, उसकी ऊर्जा अगर हम किसी भी व्यक्ति के हार्ट में डाल के, उसके सहस्त्रा चक्र बंद में डाल के उसको इन्वोक करते हैं, या उसको 9 के 9 चक्रास में डालते हैं, तो दैट पर्सन बिकम्स फियरलेस। हमारी जो डिजीज स्पेक्ट्रम है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो फियर। फियर जनरेटेड है। अब इसको समझने के तौर पे ऐसा ले सकते हैं कि फियर आपको होता कब है, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। तो जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, वो आपकी ईगो स्टेट भी हो सकती है, ईगो लेस भी हो सकती है। बट जैसे ही आपने जो है उस फियर डोमेन को महसूस करा, फियर होगा ही तभी जब आप ये मानेंगे कि आप उस समय अकेले रह गए कहीं। तो जिस समय आप अकेले हो, उस समय आप कुछ भी कर सकते हो, टू एन एक्सटेंट कि आप उस समय सुसाइड कमिट कर रहे हैं। हम्म। तो जब मैंने ये नवाक्षरी मंत्र देखा, तो नवाक्षरी मंत्र का जो सिद्धांत था वो एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये 9 अक्षर के तौर पे उसमें लिखा हुआ है। तो जब वो उन्होंने क्या करा, एम से रिलेटेड 30 नाम और बीज मंत्र लिख दिए, रीम से रिलेटेड क्लीम से ऐसे करके लिखा। मैंने इन सबको रिप्लेस करके इन 9 बीज मंत्रों से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस करा, ये नवाक्षरी मंत्र की पावर जो है कई गुना बढ़ गई। और जैसे एक ऐसा होता है ना कि अगर इसको थोड़े टाइम सीरियसली इस एनर्जी को इन्वोक करे, जैसे आपके भीतर ही चामुंडा जागृत हो गई। तो तो जो प्रक्रियाओं का फर्क है, जैसे मतलब मैं जब चामुंडा के बारे में बात करता हूं तो मैं चामुंडा को कैसे देखता हूँ, चामुंडा नाम कैसे पड़ा। चामुंडा नाम पड़ा चंड और मुंड। अब चंड और मुंड को भी जब मैंने लिखने के तौर पे लेकर चला, तो ये जो है च प्लस अंड,
और मू प्लस अंड। अंड तो कॉमन निकल आया ना इसमें दोनों में। हम्म। ये च क्या है और मू क्या है इसको जानना। तो जब आप अपने अप्रोच को इस तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक अल्फाबेट, एक एक कॉम्बिनेशन पर फोकस करेंगे, तब आपको पता चलेगा। हम्म। चा जो है वो है अंडे की शेप, और मुंह जो हम्म। है वो है अंडे का मटेरियल। अब जब मैंने सोचना शुरू करा कि अच्छा चंड मुंड मतलब कि रेफरेंस क्या चल रहा है, देवी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करनी है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए देवी ने सबसे पहले किस चीज के ऊपर काम करा? भाई ब्रह्मांड तो मैं बना दूंगी, लेकिन ब्रह्मांड की शेप कैसी होगी? अंडे के आकार की होगी, हिरण्यगर्भ। सर वो तो अब आप इंटरप्रेट कर रहे हो। जिसने टेक्स्ट लिखा मार्कंडे बन जाइए ना थोड़ी देर के लिए। हाँ। अच्छा, मार्कंडे। मार्कंडे ने एक पूरे स्ट्रक्चर को इमेजिन करा कि देवी ऐसे कर रही होंगी। तो या तो उनको मतलब इंट्यूटिवली पता चला, हम्म। या फिर उन्होंने जो है उस चीज को अपने सामने होते हुए देखा। तभी लिखा जा सकता है कोई भी चीज। हम्म। जी। तो जब आप अपने आप को मार्कंडे मान लें और ब्रह्मांड के ऊपर प्रश्न करना शुरू करें, और आपके सामने एक अंडा आ जाए और उस अंडे को देख के आप बोले अब ये अंडे का डिजाइन ऐसा ही क्यों होगा? अंडा ना तो गोल होता है, ना स्फेरिकल होता है, वो एक अलग सी शेप होती है। तो वो शेप कैसी होगी? और अंडे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अंडा बाहर से तोड़ा जाता है, अंडा अंदर से नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप ये वाले पॉइंट पे जाएंगे ही नहीं। मैं तो ये एक बार फिर बैरियर भी नहीं बताइए रखता सर। अपने साथ में। अंडा जो है बाहर से तोड़ा जाता है, अंडा अंदर से नहीं टूटता। तो जब तो हैचिंग समस्या होती है। देवी, अब आप ये सोचो कि जिसको महालक्ष्मी ने स्वयं क्रिएट करा हो, हम्म। जिसको महालक्ष्मी ने स्वयं क्रिएट करा हो, उसका भेदन कौन करेगा? मैंने एक कवच बनाया, तो मैंने कवच बनाया, तो मेरे अलावा और कौन है पूरे ब्रह्मांड में जिसके अंदर इतनी शक्ति है उस कवच को तोड़ सके? तो वो कभी अंडे से बाहर ही नहीं आएगा। तो देवी ही हम्म। अंडे को बनाती है और देवी ही उसका भेदन करती है। हम्म। तो मुझे मेरे अंडे के हिसाब से वो पहले अंडे की तो जानकारी होनी चाहिए कि अंडे में ऐसी क्या विशेषता है जिसके तौर पे। तो पहला पार्ट है अंडे की शेप। उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि अंदर जब बच्चा तैयार हो रहा है तो उसके तौर पे, और वो क्या मटेरियल है। सो डिजाइन इन इटसेल्फ इज ए सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम एंड मटेरियल। और मजे की बात देखिए, मैं एक दफे कहीं जा रहा था, रेडियो पे एक गाना, वो गाने चल रहे थे। तभी जो है वो उसमें बोला कि देखिए आज एक बहुत बड़ा दिन है हमारे उसमें। तो क्या हो गया? अब ये मेरे बैक ऑफ द माइंड ये अंडा और मुर्गी की कहानी, वो जो मतलब अंडे वाली कहानी दिमाग में चल रही है दुर्गा सप्तशती के तौर पे। रेडियो पे गाने चल रहे हैं, सडनली बोलते हैं कि आज एक बड़ी उपलब्धि का दिन है। आज हमें ये पता चला है कि जो पहले मुर्गी आई या पहले अंडा, तो पहले मुर्गी ही आई, अंडा बाद में आया। आज इस रिसर्च का वो हुआ है फाइनलाइजेशन। अब मेरा ध्यान एकदम से चला गया क्योंकि मेरे दिमाग में तो अंडा ही अंडा चल रहा था। मैं कही ये कहानी क्या हुई है? तो उन्होंने बोला कि जो अंडे का मटेरियल होता है वो मुर्गी के पेट में ही बनता है, वो बाहर होता ही नहीं है। मुर्गी ही उसको बनाती है। इसलिए पहले मुर्गी आई, इसलिए ये जो यक्ष प्रश्न जो रहा कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा, आज उसका समापन हो गया। देयर आई गॉट माई आंसर। तो कभी मैं शराब की बोतल पे शिवाज रीगल पढ़ के शिव जी से कनेक्ट हो जाता हूँ, कभी चलते हुए रेडियो में अंडे की कहानी सुन के मेरे मॉडल का वैलिडेशन है। पूरी यूनिवर्स आपसे बात कर रही है, आपको आपके मॉडल के हिंट्स दे रही है, आपको ही पकड़ना है। और तब ये बीज मंत्र बने नो। आप सारी जिंदगी एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, मैं एक महिला को मिला जिसने 1 करोड़ बार इसका जाप कर रखा था, उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं था।
इट इज जस्ट दैट कि उसका कन्विक्शन बहुत अच्छा हो गया था। ये वाला मंत्र 1 करोड़ छोड़िए, आप 1.25 लाख बार कर लेते हैं तो भी आपको उससे पहले ही साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा देवी का। लक्ष्मी त्वम श्री तमसी चषा शमु चंडा मुसंडा अश्य श्री जय संचय। श्री संचय। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस पूरी पार्ट का ये है कि जब आप एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में अंदर जाएंगे तभी आपको वो चीज पता चलेगी। सुपरफिशियली यू कैन नेवर नो कि पूरे सिस्टम में क्या चीजें चल रही हैं।